सुप्रभात साथियों, आप सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। आज सुबह की क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए नंबर 1 कंटेंट फिर से। जी हाँ, हर रोज़ की तरह हम लेकर आते हैं आपके लिए बेहद खास कंटेंट जो परीक्षा में होने वाला है। रामबाण जो परीक्षा में होने वाला है बेहद खास। तो ऐसा रामबाण, ऐसा ब्रह्मास्त्र आज हम लेकर आए हैं डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष हैं। हिंदी आलोचना में इनकी एक अलग ही पहचान है। श्रेष्ठ ग्रंथों का प्रणयन किया, हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन भी किया है। तो डॉक्टर नगेंद्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन, डॉक्टर नगेंद्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन हम लेकर आए हैं और इनके कथन परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए, तो बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला कथन हमने यहाँ लिखा हुआ है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इस प्रकार से छायावाद की मनोवैज्ञानिक परिभाषा देकर छायावाद को आध्यात्मिकता से अलग करके और मनोवैज्ञानिक परिभाषा देकर इन्होंने छायावाद के संबंध में जो कथन दिया, ये बेहद चर्चित रहा, बेहद उपयोगी है और बहुत महत्वपूर्ण है। कोई परीक्षा ऐसी नहीं है हिंदी की जिसमें ये प्रश्न न पूछा गया हो। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल जिससे बड़ा रूप, सूक्ष्म छोटा रूप, बड़े के प्रति छोटे का विद्रोह है। ठीक है, अर्थात स्थूल क्या हुआ यहाँ पर, द्विवेदी युग की कविता। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, क्या है, सूक्ष्म का विद्रोह। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी गई है। ठीक है, तो ये आप नोट रखेंगे और तैयार रखेंगे। अगला चल रहा है, दूसरा देखते हैं अब। प्रगतिवाद छायावाद की राख से पैदा नहीं हुआ। प्रगतिवाद छायावाद की राख से पैदा नहीं हुआ, वह उसके यौवन का गला घोंटकर उठ खड़ा हुआ। वह उसके यौवन का गला घोंटकर उठ खड़ा हुआ। ये भी भाई वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, अब जो प्रगतिवाद है, ये प्रगतिवाद छायावाद जब समाप्त हो जाता, छायावाद की राख हो जाती, जब व्यक्ति मर जाता है, जल के राख हो जाता है, तब उसके बाद नया जन्म। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि छायावाद तो अपने चरम पर था, अपनी युवावस्था में था, और वहीं पर प्रगतिवाद ने उसका गला घोंट दिया और नया जन्म ले लिया प्रगतिवाद ने। ठीक है, अर्थात एकदम चरम पर था और चरम से ही प्रगतिवाद का जन्म हो गया। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण कथन, प्रगतिवाद छायावाद की राख से पैदा नहीं हुआ, वह उसके यौवन का गला घोंटकर खड़ा हुआ है। छायावाद अपनी युवावस्था में था और उसकी युवावस्था में ही प्रगतिवाद ने उसका गला घोंट दिया और खुद खड़ा हो गया। अर्थात प्रगतिवाद ने छायावाद को उसकी युवावस्था में ही उसका गला घोंटकर दबा दिया और खुद खड़ा हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा हिंदी साहित्य के लिए। चलिए, अब देखते हैं अगली तीसरी परिभाषा पर बात करते हैं। तीसरी परिभाषा है, ये देखो, भारतेंदु युग को इन्होंने पुनर्जागरण काल कहा। भारतेंदु युग को क्या कहा है, पुनर्जागरण काल। ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण काल ये नाम दिया। और द्विवेदी युग को इन्होंने जागरण सुधार काल कहा। ये उससे भी ज्यादा पूछा जाता है। द्विवेदी युग को क्या कहा है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षाओं में इस तरह से पूछा जाता है कि जागरण सुधार काल किसे कहा जाता है, तो द्विवेदी युग को। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा, तो डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को क्या नाम दिया, पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल किस युग को नाम दिया है, तो भारतेंदु युग को। इस तरह से ये आपको यहाँ पर 4 तथ्य मिले। चलिए, अब देखते हैं अगला। अगले में देखते हैं, अगला कथन इनका बेहद इंपॉर्टेंट, कामायनी के संबंध में है। ठीक है, बेहद खास है। कामायनी के संबंध में क्या कहा है कि कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है।
कामायनी को क्या बताया? मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। तो ये कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। बहुत महत्वपूर्ण कथन, वेरी इंपॉर्टेंट कथन, और परीक्षाओं के लिए बहुत खास है। कामायनी क्या है? मानव चेतना के विकास का महाकाव्य। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। याद रखेंगे, तैयार रखेंगे, नोट कर लेना डायरी पर। ठीक, अगला पांचवा कथन, आत्माभिव्यक्ति। ये शब्द तो आप नोट रख लो, इस शब्द को ही पकड़ लो आप। ठीक है, यदि आपके ये जो शब्द है आत्माभिव्यक्ति, ये डॉक्टर नगेंद्र का ही है मुख्य रूप से। ठीक है, इसे हमने हाईलाइट कर रखा। आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन जाती है। सिर्फ एक शब्द पकड़ना है कि आत्माभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति, अपने खुद की अभिव्यक्ति यदि किसी में है तो वही आत्माभिव्यक्ति किसी भी व्यक्ति को साहित्यकार बना देती है और उसकी रचना को, उसकी कृति को साहित्य बना देती है। ठीक है, यदि आप में आत्माभिव्यक्ति करने की क्षमता है तो आपकी आत्माभिव्यक्ति आप क्या हो गए? साहित्यकार, और आपकी रचना क्या हो जाएगी? साहित्य बन जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कथन है परीक्षाओं की दृष्टि से भी और वैसे भी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला देखो भाई, अगला छठा। ठीक है, यह तो स्पष्ट ही है कि छायावाद का काव्य प्रथम श्रेणी का विश्व काव्य नहीं है। यह तो स्पष्ट ही है कि जो छायावाद का काव्य है वह प्रथम श्रेणी का विश्व काव्य नहीं है। कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के विश्व काव्य को जन्म नहीं दे सकती। छायावाद एक तरह से कुंठा का काव्य था और ये कुंठा का काव्य विश्व काव्य की श्रेणी में नहीं आ सकता। इस तरह की बात कही है यहाँ पर। यह तो स्पष्ट ही है कि छायावाद का काव्य प्रथम श्रेणी का विश्व काव्य नहीं है, फर्स्ट श्रेणी का विश्व काव्य नहीं है, और कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती। जिस काव्य का जन्म कुंठा से हुआ हो वो प्रथम श्रेणी का काव्य कैसे हो सकता है? अर्थात ऐसा काव्य प्रथम श्रेणी का काव्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बेहद खास परिभाषा है, छायावाद से मिलती हुई, छायावाद से संबंधित परिभाषा है कि कुंठा की प्रेरणा छायावाद को, कुंठा की जो प्रेरणा है वो प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती। इसे हम यहाँ से तोड़ना चाहें, एक कथन यहाँ से अलग बन जाएगा और यहाँ से इतना कथन भी पूछा जा सकता है आपसे। क्या पूछा जा सकता है? कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती। किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक, एक कथन यहाँ से अलग हो जाएगा। यह तो स्पष्ट ही है कि छायावाद का काव्य प्रथम श्रेणी का विश्व काव्य नहीं है। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, तो ये दो परिभाषाएं यहाँ पर बनेंगी कुल मिलाकर। ठीक है, दो उधर हो गई थी 6, एक यहाँ एक उधर, 7 8, तो ये 8 तथ्य हो गए। कितने तथ्य हो गए? 8 कथन हो गए मान लो, या 8 परिभाषाएं हो गई डॉक्टर नगेंद्र से संबंधित। डॉक्टर नगेंद्र से यदि कथन पूछा जाएगा तो आशा और विश्वास ये है कि इन्हीं 8 में से ही आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से। राधे राधे।